ये देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा ट्वेल्थ का इतिहास का पहला चैप्टर। ठीक है, जिस चैप्टर का देखिए विषय 1 है और इस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ठीक है, और इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे? तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में ही ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ जो है आता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। क्लास 12th का इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए, इस चैप्टर के साथ साथ यानी कि इस चैप्टर में जितने भी आपको महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी पूरा चैप्टर तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में जो प्रश्न उत्तर होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन होगा, उन सभी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी करवाते चलूँगा। ठीक है, लास्ट में आपका सारे क्वेश्चन का, सारे प्रश्नों का मैं आपको उत्तर बता दूंगा। ठीक है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में अगर आप हमारे क्लास को रेगुलर देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, है कि हड़प्पाई मोहर। देखिए, यहाँ पर दिया है कि हड़प्पाई मोहर, चित्र 1.1। देखिए, यह जो मोहर देख रहे हैं, ये आप जो मोहर देख रहे हैं, ये कौन सा मोहर है? तो हड़प्पाई मोहर है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय का यह एक प्रकार का मोहर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कि संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए, आपसे पूछेगा कि यह जो मुहर है, ठीक है, यानी कि यह जो मुहर है, हड़प्पा सभ्यता के जो मुहर है, वह कौन से वस्तु का बना होता था? ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह जो मोहर है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बना था। यहाँ देखिए, सेलखड़ी नामक पत्थर से क्या है, यह जो मोहर है वो बना है। यह प्रश्न हमेशा आपसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसको पूछा जाता है कि हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बना था या फिर किस वस्तु से बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कि फिर भी हम इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारे जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे, यानी कि कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो हमारे समझ से बाहर है, जिसे हम समझ भी नहीं सकते और आगे भी हो सकता है कि हम नहीं समझ सके उसे। ठीक है, देखिए, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। ये देखिए, परिभाषिक शब्द यानी कि स्थान तथा काल। चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहिए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, दोनों बात सेम है। पुरातात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं में ऐसे समूह के लिए कहते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक यानी कि जो बटखारा होता है जो वजन करने के लिए होता है,
चित्र 1.2 और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप चित्र सब। ये जो है देखिए मन के बाट तथा ये जो है फलक है। देखिए ये सब क्या है, ये तो बाट थे, ये सब क्या थे, बाट थे। ठीक है, बाट का है तो जैसे मान लीजिए कि वजन करने के लिए जो होता है ना किलो, जैसे 1 किलो 2 किलो बोलते हैं हम लोग ना, वही है, ये इसको बाट बोलते हैं। और देखिए ये सब क्या है कि ईंट है, ईंट देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये कुछ ऐसे मन के बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। ठीक है, क्या कि यानी कि हड़प्पा का नाम हड़प्पा कैसे पड़ा, क्योंकि जहाँ पर यह सबसे पहली खोजी गई थी उस जगह का नाम क्या था, तो हड़प्पा था। इसलिए उसको रख दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम रख दिया गया। इसका काल का निर्धारण यानी कि समय का निर्धारण 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। ठीक है, यानी कि 2600 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले कितना, तो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय का निर्धारण किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा पर्वतीय हड़प्पा कहा जाता है। इस संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी-कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कि अंग्रेजी में बीसी यानी कि हिंदी में ईसा पूर्व। अगर अंग्रेजी में बीसी लिखता है, अगर क्या लिखेगा तो बी और सी लिखेगा, तो इसका मतलब हो गया कि ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व से है। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करता है अगर आपको बीसी दिखेगा तो। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईडी पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, अगर दिखेगा आपको ईडी, ठीक है, तो ईडी दिखेगा यानी कि ईसा मसीह के जन्म के साल, जिस साल में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आजकल एडी की जगह पर सीई तथा बीसी की जगह पर बीबीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी बी और पी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। यानी कि इस पुस्तक में हमने बी सी ई के लिए ईसा पूर्व, सी ई के लिए ईस्वी तथा बी पी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, यानी कि यही 2 से 3 आपको शब्द मिलने वाले हैं। आगे देखिए, अब देखिए चलिए यहाँ पर हम लोग आरंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर दिया कि आरंभ, ठीक है, यानी कि शुरुआत। चलिए हम लोग भी करते हैं शुरुआत। है कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपने विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी तथा इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी।
ठीक है। देखिए उस समय की बातें कर रहे हैं तो जो बस्ती होती थी वो बहुत ही छोटी होती थी। ठीक है। कुछ स्थानों पर बड़े पैमानों पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमबद्ध था। ठीक है। अब देखिए उनका जो निर्वाह का तरीका था वो क्या था, यानी कि कैसे अपने जीवन को निर्वाह कर रहे थे। ठीक है। देखिए यह कि आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ठीक है। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है एक समान थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इसका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से पूछे कौन कौन से अनाज हमें मिले हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं कि कौन, तो गेहूं मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफ़ेद चना मिला है और तिल मिला हुआ है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बाजरे के दाने भी मिला हुआ है जो कि गुजरात से मिला है। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है। लेकिन जो चावल के दाने हैं वो बहुत ही कम पाए गए हैं इन सभी की तुलना में। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। ठीक है। देखिए जो हड्डी मिला हुआ है उस समय में, उसमें जो मवेशी की हड्डी है वो भेड़ की मिला है, बकरी का मिला है, भैंस का मिला है और सूअर का हड्डी मिला हुआ है। अगर देखिए है कि पुरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातात्विदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। ठीक है। जंगली प्रजातियों जैसे वराह यानी कि सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हुई है। देखिए हमें कि मतलब इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि जो उस समय के व्यक्ति थे, जो मनुष्य थे, वो यानी कि खुद इसका शिकार करते थे या फिर किसी दूसरे जानवरों के द्वारा मारे हुए जानवर को वो लोग खाते थे। किस प्रकार से करते थे इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है। तथा मछली की भी हड्डी मिली हुई है और पक्षी की भी हड्डी मिली हुई है। ठीक है। तो हो सकता है मछली भी वो लोग मारते होंगे, तभी तो मछली की हड्डी मिली हुई है। ठीक है। और पक्षी का भी हड्डी मिला हुआ है। पक्षी में बहुत सारे पक्षी हो गए, जैसे आपका मुर्गा हो गया, पक्षी में आता है, कोई भी पक्षी हो सकता है। चलिए इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है। कमेंट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ हमें अगला वीडियो भी बनाना है। अगर आप कमेंट करते हैं तभी हम अगला वीडियो बनाने की सोचेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि हम वीडियो ना बनाएं।